हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीवर्ध मांडक। ध्यान से सुनना। ये जो अपनी एग्जामिशन सीरीज चल रही है, इसकी 2 वीडियो हो गई ये सब। जिसमें पहले मैंने आपको बेसिक रेसिडेंशियल करा दिया, सैलरी और आईएचपी करा दिया। अब इस वीडियो में अपन ट्राई करेंगे सर कि पीजीईपी और कैपिटल गेन कर ले सर, क्योंकि बहुत सारा करना है, ज़्यादा भी डिले नहीं कर सकते। 55 क्वेश्चन है सर। ठीक है, तो लेट स्टार्ट। टाइम वेस्ट नहीं करते। 9 क्वेश्चन हो गए, 10th में पहुंच गए सर। चलो देखो क्या बोलता है क्वेश्चन। पहले नीचे आके देख लेते हैं। नहीं, नीचे कुछ अलग से नहीं दिया हुआ है। दिया हुआ है सर, ऑल एसेट्स परचेज बाय अकाउंट पे चेक। ठीक है। मिस्टर अभिमन्यु इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। ही ऑलवेज ऑप्ट टू क्लेम डेप्रिसिएशन ऑन डब्ल्यूडीवी फॉर द इनकम टैक्स पर्पस। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कंप्यूट द डेप्रिसिएशन। आपको निकालना है डेप्रिसिएशन अलाउेबल एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26, एज्यूमिंग ही हैज एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। मतलब नॉर्मल स्कीम में चल रहा है, अगर 115 बीएससी में चलता तो एडिशनल डिप्रिसिएशन तो मिलता ही नहीं। ठीक है, थैंक गॉड नॉर्मल स्कीम में चल रहा है। तो देखो, पेज ऐड करना पड़ेगा सर, क्वेश्चन बनाना है सर। ठीक है, देखो ओपनिंग डब्ल्यूडीबी दी हुई है 42 लाख। ठीक है, न्यू प्लांट एंड मशीन दिया हुआ है सर 12/10/2024 को परचेज किया सर 10 लाख का। तो देखो सर, ओपनिंग डब्ल्यूडीबी हमारे पास है सर 42 लाख। इस पे लगेगा सर 15% डिप्रिसिएशन, तो कितना आ जाएगा सर? 42 लाख का 15% सर 6,30,000 सर। ठीक है, इसके बाद सर न्यू मशीन परचेज ऑन 12/10/2024। तो अगर आपको समझ आ रहा हो सर, तो यहां से आप 31 मार्च तक गिनेंगे 2025 तक, तो 180 डेज से कम पुट टू यूज है सर। तो एसेट की कॉस्ट है सर 10 लाख। आओ सर, इस पे भी हम डिप्रिसिएशन क्लेम करेंगे। एक होता है नॉर्मल डिप्रिसिएशन, एक और होता है एडिशनल डिप्रिसिएशन। ठीक है, तो सर प्लस करते हैं। न्यू प्लांट एंड मशीन हमने परचेज किया सर, कितने का परचेज किया? 10 लाख का परचेज किया सर। 10 लाख का परचेज किया, बट इसमें 7.5% मिलेगा, जो कि हमारा आ जाएगा 10 लाख इंटू 7.5%, 75,000 सर। एंड ये नॉर्मल डिप्रिसिएशन इसमें सर, इसमें एडिशनल डिप्रिसिएशन भी मिलेगा। इसको ऊपर से हटा देता हूँ। ठीक है, इसमें एडिशनल डिप्रिसिएशन भी मिलेगा सर 10%, जो कि आ जाएगा आपका 1 लाख रुपीज। ठीक है, और क्या बचा, आगे देखते हैं। मशीनरी इंपोर्टेड फ्रॉम कोलंबो। सर बाहर से इंपोर्ट किया गया है, जहां पर कोलंबो में ऑलरेडी यूज हो रही थी सर। इसमें एडिशनल तो नहीं मिलेगा सर, नॉर्मल डिप्रिसिएशन जरूर मिलेगा सर। ठीक है, तो सर न्यू प्लांट एंड मशीन है सर, जिसपे अपन नॉर्मल डिप्रिसिएशन क्लेम करेंगे सर 9 लाख इंटू, ये भी इंपोर्ट कब की गई है? 12/4/2024 को, तो इसमें तो पूरा डिप्रिसिएशन मिल जाएगा। 9 लाख का 15% सर, 9 लाख इंटू 15% सर 1,35,000। ठीक है, उसके बाद है न्यू कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन द जनरेशन विंग। ओ माय गॉड सर, नॉर्मली तो कंप्यूटर पे एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं मिलता है, बट सर ये कंप्यूटर कहाँ पर है? जनरेशन विंग में, इसलिए इसमें एडिशनल डिप्रिसिएशन मिल जाएगा। तो कंप्यूटर पे वैसे ही डिप्रिसिएशन 40% है। नाइस। तो ये तो आपकी प्लांट एंड मशीन की कहानी खत्म हुई सर। ठीक है, तो प्लांट एंड मशीन में डिप्रिसिएशन निकल जाएगा आपका टोटल। एक लिख लेते हैं सर कंप्यूटर, इसका तो खोखा ही अलग है ना सर, 40% वाला। तो सर 2 लाख का 40%, और कब परचेज है सर? 15/7/2024 को है। तो सर ये आराम से 180 डेज से ज़्यादा पुट टू यूज है सर। तो ये 2 लाख का 40% कितना हो जाएगा? 80,000। 2 लाख, 2 लाख का 40% 80,000। ये है नॉर्मल डेप्रिसिएशन। एक एडिशनल भी तो मिलेगा सर। सर 2 लाख का 20% कितना सर? 40,000। तो ये टोटल हो जाएगा सर 1,20,000 कंप्यूटर का डेप्रिसिएशन। ठीक है, और प्लांट एंड मशीन का तो टोटल करना पड़ेगा सर। 6,30,000 प्लस 75,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,35,000, ये आ रहा है सर 9,40,000। ठीक है, तो आपका फाइनल फिगर तो यही आ गया सर। प्लांट एंड मशीन में 9,40,000 और कंप्यूटर में 1,20,000। समझ आया? मेरे हिसाब से तो ये क्वेश्चन इजी था। तो यही आपका डिप्रिसिएशन है सर, आप इसको ऐड करके चेक कर लो, ये 1,20,000 आ रहा है।
ठीक है, और ये 9,40,000, यही हमने भी लिखा है सर, ऊपर 9,40,000, 1,20,000। समझ आया? और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन 11 देखो क्या बोल रहा है भाई। पहले नीचे आके पढ़ लो क्या बोल रहा है भाई। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन 35। ओ माय गॉड, एज पर 115 बीएससी, एंड अगर वो शिफ्ट आउट करता है 115 बीएससी से, ये प्यारा है क्योंकि सर सेक्शन 35 में 115 बीएससी का ट्रीटमेंट है। तो देखो सर, मैंने ना एक डेडिकेटेड वीडियो डाली है जहां पर 115 बीएससी का ट्रीटमेंट सिखाया है, प्लीज देख लेना उसको, पूरा इनकम टैक्स का क्लियर हो जाएगा। देखो, Mr. Praveen Kumar has furnished the following detail relating to the payment towards scientific research for the year ended 31st March 2025। ठीक है भाई, एक बार एक काम करते हैं, पहले नॉर्मल प्रोविजन सोच लेते हैं। पेमेंट टू केस रिसर्च लिमिटेड, ये तो 100% मिल जाएगा सर। हाँ, एक काम करते हैं, यहीं पर जगह बना के ना थोड़ा सा लिख लेते हैं, नॉर्मल प्रोविजन और 115 बीएससी। सर नॉर्मल में तो ये 100% मिल जाएगा, एलिमेंट कॉलेज का भी 100% मिल जाएगा। पेमेंट मेड टू ओपीक्यू कॉलेज, देखो नोट क्या लिखा हुआ है, के रिसर्च कॉलेज एंड एलिमेंट कॉलेज आर अप्रूव्ड, मतलब ओपीक्यू कॉलेज जो है वो अप्रूव नहीं है, इसका नहीं मिलेगा। पेमेंट टू नेशनल लेबोरेटरी 100% मिल जाएगा। इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च 100% मिल जाएगा। सैलरी टू रिसर्च स्टाफ एंगेज इन हाउस रिसर्च, ये भी 100% मिल जाएगा। अब आती है 115 बीएससी में कहानी, और 115 बीएससी तो चेंज है सर, ये भी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा। ओपीक्यू कॉलेज तो जात बिरादरी से बाहर है। नेशनल लेबोरेटरी भी नहीं मिलेगा सर। इन हाउस मिल जाता है सर, 2AB मिल जाता है, ये मिल जाएगा 100%। और सैलरी टू रिसर्च एंड स्टाफ, ये भी मिल जाएगा 100%। तो 115 बीएससी के हिसाब से सिर्फ यही दो मिलेंगे सर, यही तो प्यारी बात है। मैंने पूरा 115 बीएससी का ट्रीटमेंट सिखाया सर, अगर नहीं सीखे हो तो सीख लेना, वो वीडियो देख लेना, उसमें और क्लैरिटी हो जाएगी सर आपको। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। सिंपल, अच्छा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, सेक्शन 35 की अच्छी प्रैक्टिस करा दिया वो आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लो भाई क्या बोल रहे हैं, देखो पार्टनरशिप का क्वेश्चन दिख रहा है, तो बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे सर पार्टनरशिप से रिलेटेड एक अमेंडेड क्वेश्चन करवा दो। लो भाई आगे क्वेश्चन, Rao and Jain, a partnership firm consists of two partners, reports a net profit of 14 lakh before deduction of the following items। तो हमसे बुक प्रॉफिट चाहता है, अलाउेबल वर्किंग पार्टनर सैलरी चाहता है सर, दो चीजें चाहता है सर। पेज ऐड कर लो भाई, बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसका नेट प्रॉफिट कितना है सर, देखो इसका नेट प्रॉफिट है सर 14 लाख। ठीक है, नेट प्रॉफिट 14 लाख। अब इसके बाद सर एडलेस की कहानी है। अच्छा, एक चीज मैं मस्त वाली बताता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं सर, जब आप बुक प्रॉफिट निकालते हो तो अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन माइनस करते हो, बट ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस माइनस नहीं करते हो, ये ध्यान रखना, ये गलती कई सारे स्टूडेंट से हो रही है। तो बिफोर डिडक्शन है, सैलरी पे कर रहा है सर 40,000 ईच पर मंथ, पेबल टू 2 वर्किंग पार्टनर एज ऑथराइज बाय द डीड ऑफ द पार्टनरशिप। तो सैलरी अभी क्या करूं सर, मेरे को तो पहले बुक प्रॉफिट चाहिए ना, इसी से तो कहानी बनेगी सर। डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा सर, डेप्रिसिएशन माइनस होगा, माइनस डेप्रिसिएशन सर 1,50,000, डेप्रिसिएशन माइनस किया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है 15%, द अमाउंट ऑफ कैपिटल एलिजिबल फॉर इंटरेस्ट इज 5 लाख। सर हम पढ़ के आए इंटरेस्ट मैक्सिमम कितना मिलता है सर, 12%, तो इंटरेस्ट माइनस कर लेते सर 60,000, 5 लाख का 12% 60,000, तो ये माइनस किया तो ये मेरा कितना आ गया 14 लाख माइनस 1,50,000 माइनस 60,000, ये आ रहा है सर 11,90,000। ठीक है, ये आ गया 11,90,000, ये मेरा बुक प्रॉफिट। अब अलाउेबल रेम्यूनरेशन निकालते हैं सर, हम सीख क्या है, फर्स्ट 6 लाख तक 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट और 3 लाख दोनों में विचेवर इज हायर, 90% करेंगे तो सर 5,40,000 आ जाएगा सर। ठीक है, और जो बैलेंस है सर, बैलेंस कितना बचेगा, माइनस 6 लाख कर लो तो 5,90,000 बचेगा सर, इसका 60%, तो 5,90,000 का 60% कितना होगा 3,54,000, तो प्लस कर लो 5,40,000, ये आ रहा है सर 8,94,000। इतना मैक्सिमम रेम्यूनरेशन अलाउेबल है। इसने कितना रेम्यूनरेशन दिया 40,000 पर पार्टनर ना, तो इसने दिया है सर 40,000
इंटू 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा सर? 40,000 इंटू 12 इंटू 2। सर इसने दिया है 9,60,000 पर सर मैक्सिमम रेम्यूनरेशन मिलेगा कितना सर? 8,94,000। इससे ज्यादा आप रेम्यूनरेशन क्लेम नहीं कर पाओगे। समझ आया? ये आप लोगों ने बोला था अमेंडमेंट के बेस में क्वेश्चन, लो भाई अमेंडमेंट के बेस में भी पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया। आई होप क्लियर हुआ होगा। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर का देखो, पहले नीचे आके पढ़ो हमसे चाहता क्या। अरे बाप रे क्वेश्चन तो बड़ा है सर। देखो, कंप्यूट द इनकम चार्जेबल अंडर द हेड पीजीईपी ऑफ मिस्टर कुरैशी अंडर प्रिजम्पटिव इनकम अंडर सेक्शन 44 एडी एंड इज टोटल इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। तो हमें प्रिजम्पटिव निकालना है एंड टोटल इनकम भी निकालना है। चलो देखते हैं। Mr. Qureshi is a businessman. During the year ended 31st March 2025, he has engaged in the business of hypermarket and supermarket. He maintained proper books of accounts for both business and mercantile system. Sales from the hypermarket achieved a turnover of 75 lakh. All receipts were in cash. लो भैया एक काम करते हैं यहीं लिख लेते हैं सर। हाइपर मार्केट सुपर मार्केट, हाइपर मार्केट में 75 लाख है कैश में, ठीक है। सुपर मार्केट देख लेते हैं यार। सुपर मार्केट इज थ्रू ऑनलाइन and entire receipt of 50 lakh during the year was received in online in his banking system. तो ये 50 लाख है, ये ऑनलाइन है। तो सर इसका हो जाएगा 8%, इसका हो जाएगा 6%। हमें तो बोला ना सर 44 एडी के हिसाब से निकालो। तो सर 75 लाख का 8%, ये आ गया 6 लाख, और 50 लाख का 6% ये आ जाएगा 3 लाख। तो दोनों को ऐड किया तो 9 लाख की इनकम आ गई सर। प्रिजम्पटिव भी तो बोला था मैं इनकम निकालने, निकाल लिया। आगे बढ़ते हैं सर। द एक्सपेंसेस वेर इंकर्ड इन द रेशियो ऑफ 65:35। सर एक्सपेंसेस वगैरह कोई मतलब नहीं है अगर मैंने 44 एडी लिया है तो, क्योंकि सर सेक्शन 30 से लेकर 38 तक पूरे एक्सपेंसेस को हम इग्नोर करते हैं, ठीक है। बट सर जब हम टोटल इनकम निकालेंगे तब हमारे लिए काम करेगा सर। सैलरी दिया हुआ है, रिपेयर्स ऑन बिल्डिंग दिया है, इंटरेस्ट दिया, ट्रेवलिंग दिया, डेप्रिसिएशन दिया, नेट प्रॉफिट दिया। हमारी जान तो यही होती है सर नेट प्रॉफिट, इसी से हम मेहनत करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इन एडिशन टू द अबव एक काम करते हैं, साथ साथ बनाते ही जाए क्या बेटर रहेगा। यहीं पर बना लूँ क्या? बना सकते हैं, यहीं पर बना सकते हैं, बट हौच पौच ना हो जाए। नए पेज में बना लेते हैं, ज़्यादा बेटर है सर। नेट प्रॉफिट लिख लेते हैं। नेट प्रॉफिट कितनी है सर? 3,93,950, ठीक है। सर एक चीज तो मुझे पता है, ये वाला डेप्रिसिएशन नहीं आने वाला है, इनकम टैक्स वाला डेप्रिसिएशन आने वाला है, तो ऐड कर लेते हैं सर। डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स एग्जाम में लिख के आना ना, 8,12,000, ठीक है। लेस करेंगे जो इनकम टैक्स वाला डेप्रिसिएशन होगा वो नीचे क्वेश्चन में हमें मिलेगा सर। पढ़ते हैं। In addition to the above, repair of 1 lakh was incurred on the building new room, which was debited to the profit and loss account. सर कैपिटल नेचर का खर्चा 1 लाख जिसको आपने डेबिट कर दिया पेल अकाउंट में, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है ना सर रिपेयर टू बिल्डिंग, ये फर्स्ट वर्किंग नोट है। तो सर आप क्या करेंगे सर, ऐड कर लेंगे रिपेयर 1 लाख, क्योंकि आपने डेबिट कर दिया जो कि डेबिट होना नहीं चाहिए था। बट सर डेप्रिसिएशन तो मिलेगा ना सर इस पे, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 1 लाख की है, इसका 10% मिल जाएगा सर, 10,000, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स दिया हुआ है सर 7,17,000, ये तो मेरे काम की चीज है सर। डेप्रिसिएशन आईटी एक्ट के हिसाब से 7,17,000, ठीक है। उसके बाद कहानी और आगे बढ़ती है। 75,000 was paid in cash on 13th September 2024 to Mr. Mrs. N, accounted for the preparation of accounts for the year ended 31st March 2024 and adjusted under the head expense payable account. कैश में पे कियो सर, ये खर्चा नहीं अलाउ होगा। कैश एक्सपेंस 75,000 ऐड कर लेंगे सर, अलाउ ही नहीं होता। अगला देखो। He was forced to shut down his furniture business in the year 2021 as his accountant absconded with a cash of 5 lakh, 5 लाख लेके भाग गया, and fully allowed in that year, वो 5 लाख रुपए उस साल अलाउ भी हो गया था। Unabsorbed business loss of furniture is 3 lakh rupees, ठीक है। 4 lakh was received as insurance compensation for the cash theft। 5 लाख जब लेके भागा था
तो 5 लाख पूरा मिल गया था। अब मुझे 4 लाख रुपए रिकवर हुआ है। तो सर जब 4 लाख रुपए रिकवर हुआ है तो क्या ये मेरा डीम प्रॉफिट हो जाएगा? यस। तो ये 4 लाख तो टैक्सेबल है सर। अच्छा, ये 4 लाख ना इसमें भी टैक्सेबल है, क्योंकि सर ये डीम्ड प्रॉफिट है सर। 4 लाख जो मेरा रिकवर हुआ माइनस सर बिजनेस लॉस भी तो है सर 3 लाख रुपीज का, ये माइनस कर लो तो इनकम आ जाएगी सर 10 लाख। ठीक है। और यहाँ के हिसाब से तो हम चल रहे थे, और कुछ दिया हुआ है नहीं, यहाँ के हिसाब से और कुछ नहीं दिया हुआ है। तो बस अब इसका टोटल करना बचा है, चलो टोटल करते हैं सर। 3,93,950 प्लस 8,12,000 प्लस 1 लाख प्लस 75,000 माइनस 10,000 माइनस 7,17,000, ये आ रहा है सर 65। ठीक है, 653,950, ये पीजीपी की इनकम आ रही है। पीजीपी क्या है? टोटल इनकम, यही बोल लो सर, यही पीजीपी की इनकम है, यही टोटल इनकम है। और 44 एडी के हिसाब से आया तो आप निकाल के बैठे हो सर 10 लाख रुपीज इनकम। समझ आया? बैठा दिमाग में? क्लियर हुआ? अच्छा, एक स्टूडेंट के मन में एक क्वेश्चन आ सकता था, मुझे लगा जो एक स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन आ सकता था कि सर ये 31 मार्च 2025 का है, आपने जो ये वाली इनकम का ट्रीटमेंट किया, ये वाली इनकम का ट्रीटमेंट किया 1 लाख रुपीज, जब आप टोटल इनकम निकाल रहे हो तो ये 1 लाख ऐड नहीं करोगे? नहीं, नहीं करूंगा, क्योंकि सर ये भी कभी इंश्योरेंस कंपनसेशन रिसीव हुआ है सर 31 मार्च 2025 में। तो जो नेट प्रॉफिट होगा सर, वो नेट प्रॉफिट में ये 1 लाख का एडजस्टमेंट हो चुका होगा, इसीलिए मैंने नहीं किया। अगर ऐसा क्वेश्चन में लिख देता कि ये 1 लाख का ट्रीटमेंट नेट प्रॉफिट में नहीं हुआ है तो मैं इसका ट्रीटमेंट करता। सर जब नेट प्रॉफिट दिया हुआ है आपको 31 मार्च 2025 का, मतलब इस इनकम को इंक्लूड करने के बाद का नेट प्रॉफिट है। आई बात समझ? इसलिए मैंने नहीं किया, नहीं तो कई सारे स्टूडेंट के दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था मेरे हिसाब से तो, नाइस क्वेश्चन। ठीक है, बाकी तो ये बन गया क्वेश्चन। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है, पहले नीचे आगे पढ़ो क्या बोलना चाह रहा है मुझे। कंप्यूट इज इनकम अंडर द सेक्शन 44 AE ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26। ठीक है, देखो मिस्टर प्रकाश इज इन द बिजनेस ऑफ ऑपरेटिंग गुड्स व्हीकल। ठीक है, एज ऑन 1 अप्रैल 2024 ही हैड द फॉलोइंग व्हीकल्स। ठीक है भाई के पास ये व्हीकल्स है, एज ऐड कर लेते हैं। ठीक है, व्हीकल ABC है, ग्रॉस व्हीकल वेट भी दिया हुआ है, डेट ऑफ परचेज भी दिया हुआ है। ओ ओ ओ सर ये परचेज 23 की दिया हुआ है, और आप भूल गए हैं सर मेरा प्रीवियस ईयर 24-25 है। तो सर ये इस प्रीवियस ईयर में परचेज नहीं है, ये पिछले प्रीवियस ईयर में परचेज है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं आपको ये चीज इसलिए समझाना चाह रहा हूँ, आप एग्जाम में ना गड़बड़ कर दोगे, मंथ काउंट करके आ जाओगे। सर ये जो करंट प्रीवियस ईयर है मेरा 24-25, इसमें ये तीनों ऐसे 12 मंथ्स के लिए मेरे पास है, ये ध्यान रखने वाली बात है सर। आई बात समझ? ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25 ही परचेज द फॉलोइंग व्हीकल, डी और ई और परचेज किया, जिसका ग्रॉस व्हीकल वेट है सर 11,000 और 15,000। डेट ऑफ परचेज दिया हुआ है सर। ठीक है, डेट ऑफ पुट टू यूज से मेरे को कोई मतलब नहीं होता, निहायती बकवास है पुट टू यूज बात। ठीक है, पुट टू यूज से मुझे कोई मतलब नहीं होता, परचेज किया बस उतना ही काफी होता है, तो मुझे निकालना पड़ेगा सर। चलो कंप्यूट करते हैं, मेहनत करते हैं सर। ABCDNE। ठीक है, चलो क्या क्या दिया हुआ है सर। ए तो लाइट गुड व्हीकल हो गया सर, 12,000 kg से कम है। बी हैवी गुड्स व्हीकल हो जाएगा, और सी भी जो है वो लाइट गुड्स व्हीकल में आएगा। उसके बाद डी जो है वो भी लाइट गुड्स व्हीकल में, ई हैवी गुड्स व्हीकल में। तो बी और ई, देखो भाई ये बी और ये ई, ये हैवी गुड्स है। ठीक है, और बाकी तीनों लाइट गुड्स है। इसका 12 मंथ है, इसका भी 12 मंथ है, और इसका भी 30 अप्रैल है ना, 30 अप्रैल है, तो इसका भी 12 मंथ है, क्योंकि हमने पढ़ा है सर मंथ और पार्ट देयर ऑफ, तो वो पार्ट देयर ऑफ को भी एक दिन भी होता है तो पूरा मंथ काउंट कर लेते हैं सर। तो ए सी और डी तीनों 12 मंथ्स है ना, तो चलो देखते हैं। ए सी, अरे यार जो टिक कर दिया, ए सी और डी मतलब 7,500 7,500 7,500 इंटू 12 इंटू 12
और इंटू 12। ठीक है, ये क्लियर हो गया सर। और क्या था, बी वाली व्हीकल, उसका वेट कितना है, 13,000 kg है। तो सर बी का 1000 इंटू 13 इंटू 1 इंटू 12। ठीक है, और ई वाली व्हीकल का कितना है सर, 15,000 है। तो 1000 इंटू 15 इंटू 1 इंटू 12, ये कितना आएगा, टोटल करना पड़ेगा सर। 7500 इंटू 12, ये आ रहा है सर 90,000। तो ये 90,000, ये भी 90,000, ये भी 90,000। चलो तीन तो ऐसे ही निकल गए, बचा हुआ दो देख लेते हैं सर। 1000 इंटू 13 इंटू 12, ये आ रहा है सर 1,44,000। और एक मिनट, इसके मंथ्स नहीं देखे अपन। ओ ओ ओ सर, ये परचेज हुआ है मई में, तो इसका 12 कैसे हो जाएगा, और इसका तो 12 है। चलो ये कौन सा है, ई वाली एसेट, ई वाली एसेट का 12 नहीं है सर, 11 है। ठीक है, ये ध्यान रखना है सर, ई वाली एसेट का 11 है, ये ध्यान रखना। तो ये आ रहा है सर 1000 इंटू 15 इंटू 11, ये आ रहा है 1,65,000। ठीक है, तो ये बी वाला सही किया ना अपन, 1000 इंटू 13 इंटू 12, अरे बाप रे, मल्टीप्लाई भी गलत किए, 1,56,000 आ रहा है। अब इसको टोटल कर लेते हैं, +90 +90 +90 प्लस 1,65,000, ये आ रहा है सर 5,91,000। इसकी 44 AE की इनकम। समझ आया बेटा, सिंपल इजी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, अच्छी प्रैक्टिस है सर 44 AE की। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो सर, ध्यान दो क्या बोल रहा है। ठीक, कंप्यूट द इनकम अराइजिंग फ्रॉम द अबव एक्टिविटी फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26, शो द WDV ऑफ द एसेट एज ऑन 31 मार्च 2025। ठीक है, WDV बताना है सर एसेट्स की, एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है सर। देखो, Mr. Tenzing is engaged in a composite business of growing and curing, further processing coffee in the Kurg, Karnataka. The whole of the coffee grown in his plantation is cured. Relevant information pertaining to the year ended 31st March 2025 दिया हुआ है सर आपको। ठीक है भाई, क्या दिया हुआ है, WDV ऑफ द कार दिया हुआ है, ओपनिंग WDV ऑफ द प्लांट एंड मशीन ओपनिंग दी हुई है। एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर ग्रोइंग कॉफी 3,10,000, एक्सपेंसेस फॉर क्योरिंग कॉफी 3 लाख। ठीक है भाई, उसके बाद इसने बोला सर कि इसकी इनकम कितनी है सर, इनकम है इसकी 22 लाख। ठीक है, तो एक काम करते हैं सर, इनकम से लिख के चालू करते हैं, पेज ऐड कर लूँ। ठीक है, इनकम सेल से इसको इनकम हुई है सर 22 लाख। ठीक, लेस एक्सपेंस दिए हुए हैं सर, एक्सपेंस कितने कितने दिए हुए हैं, ग्रोइंग कॉफी के 3,10,000, 3,10,000 ग्रोइंग कॉफी के, और क्योरिंग कॉफी के भी दिए हुए हैं 3 लाख है ना मेरे ख्याल से, हाँ 3 लाख। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ती है कहानी। Beside being used for agriculture operation, the car is used for personal purpose use and disallowance for personal use to be taken at 20%। ठीक है, तो कार 3 लाख की है, 3 लाख पे 15% डिप्रिसिएशन। देखो, कार 3 लाख, इस पे 15% डिप्रिसिएशन, इसका भी 80% मिलेगा क्योंकि 20% पर्सनल यूज है। तो 3 लाख इंटू 15% इंटू 80%, ये आ गया 36,000। ठीक है, ये हो गई कार की कहानी। और उसके बाद कहानी चली मशीन की। ठीक है, मशीनरी में कहानी ये है कि मशीनरी है 15 लाख की। ठीक है, इसमें 15% डिप्रिसिएशन है। मशीन के बारे में कुछ आगे दिया भी है क्या, द मशीन वॉज यूज इन क्योरिंग बिजनेस ऑपरेशन, मतलब मशीन उसी पर्पज के लिए यूज हुई है। तो 15 लाख का 15%, ये 2,25,000 है। ठीक है, इसके बाद एक बात और भी दी हुई है कि सर कार से रनिंग मेंटेनेंस एक्सपेंस 50,000 है। तो सर कार से रिलेटेड एक्सपेंस भी दिया हुआ है सर, 50,000 दिया हुआ है, बट इसका भी 80% लेंगे क्योंकि कार 20% पर्सनल पर्पस है। तो 50,000 इसका 80% है 40,000। ठीक है, और कुछ तो मेरे हिसाब से नहीं बचा सर।
ना, बिल्कुल नहीं, इसके हिसाब से और कुछ 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 ना, इतना ही है सर। तो लेट्स सी कितना माइनस करने के बाद आ रहा है। लो भाई 22 लाख माइनस 3,10,000 माइनस 3 लाख माइनस 36,000 माइनस 20,25,000 माइनस 40,000। तो ये मेरा आ रहा है सर 1289 ठीक है। अब कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड वाली है, तो इसका 25:75 कर लेंगे सर। ये तो सिंपल क्रिस्टल क्लियर है। 75 बिजनेस, सॉरी 75 एग्रीकल्चर इनकम और ये बिजनेस इनकम, ठीक है। ये तो सिंपल आप कर लोगे सर। इसका 75% आ रहा है सर 9,66,750, ये इसकी बिजनेस एग्रीकल्चर इनकम। और 25% कितनी आएगी सर, कर लो। तो ये आ जाएगी 3,22,2,2,2,5,0, ये आपकी बिजनेस इनकम, ठीक। बट ये क्वेश्चन में हमें एक बात और भी बोला था सर कि आपको WDV ऑफ द एसेट्स भी दिखानी है सर। तो सर मैं अगर कार की बात करूं तो कार मेरी थी सी सर 3 लाख रुपीज की। अगर मैं कार की बात करूं सर, कार में मैंने डिप्रिसिएशन क्लेम किया सर। कितना क्लेम किया सर कार में डिप्रिसिएशन? 36,000, क्योंकि 20% पर्सनल पर्पज के लिए थी। तो माइनस करूंगा 3 लाख माइनस 36,000, ये आ रहा है सर 2,64,000। और अगर मैं मशीन की बात करूं तो 15 लाख की थी, ठीक। उसमें 2,25,000 मैंने डिप्रिसिएशन लिया था, तो 15 लाख माइनस 15%, ये आ जाएगा सर 12,75,000। मेरे से WDV पूछा था, इसलिए मैंने ये मेहनत की WDV वाली, अदरवाइज नहीं करता सर। समझ आई बात, बैठा दिमाग में? तो ये वाला क्वेश्चन तो खत्म हुआ हमारा सर। ये क्वेश्चन हमने खत्म किया। अब है कैपिटल गेन। नाइस, यही तो मजेदार चीज है सर। अब कैपिटल गेन करेंगे, ध्यान दो। देखो कैपिटल गेन का क्वेश्चन नंबर 16 देखो। मिस्टर एक्स हैज परचेज 10,000 9% डिवेंचर ऑफ ABC प्राइवेट लिमिटेड, ध्यान रखना, इन अगस्त 2020 एट द रेट ऑफ 150 रुपीज ईच। फेस वैल्यू ऑफ ईच डिवेंचर इज ₹100। He sold 2,500 debenture in April 2024 at the rate of 175 each, and remaining 7,500 debenture in August 2024 at the rate of 155 each. आपको एक मस्त वाली बात बताता हूँ, पता नहीं कितने लोग मेरे ये शॉर्ट को ध्यान दिए होंगे, मैंने शॉर्ट्स में भी बताया था और बहुत इंपॉर्टेंट ये बात थी सर। मैंने आपको बोला था सर सेक्शन 50AA ध्यान रखना सर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि RTP में भी इसका क्वेश्चन है। और ये देखो सर, ये इसी से रिलेट करके क्वेश्चन भी है सर। अगर अनलिस्टेड डिबेंचर या अनलिस्टेड बॉन्ड है और 23 जुलाई 2024 के बाद अगर ये ट्रांसफर हो रहे हैं तो ये शॉर्ट टर्म होते हैं सर, ये लॉन्ग टर्म होते ही नहीं है। ये ध्यान रखने वाली बात थी। बाकी कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है सर, बाकी रॉकेट साइंस नहीं है। ये वाला जो आप डिबेंचर ट्रांसफर किया ना सर 2,500, ये तो है लॉन्ग टर्म, इसमें तो बात ही नहीं आ रही है सर, लॉन्ग टर्म ही है, क्योंकि 2020 में परचेज है, 2024 में ट्रांसफर्ड है, ये लॉन्ग टर्म है। बट ये जो है ना सर, जो आपने अगस्त में ट्रांसफर किया, ये शॉर्ट टर्म है। ये आपको एग्जाम में याद आना चाहिए कि सर 23 जुलाई 2024 के बाद अगर अनलिस्टेड बॉन्ड्स और डिबेंचर है तो सेक्शन 50AA के कारण वो शॉर्ट टर्म रहेंगे सर, वो लॉन्ग टर्म हो ही नहीं सकते। हरी बात समझ? ये बात तो सिंपल क्रिस्टल क्लियर है कि डिबेंचर और बॉन्ड्स के केस में इंडेक्सेशन नहीं होता, वो तो सिंपल है सर, वो सबको पता है। बट ये वाली बात आपको एग्जाम में याद नहीं आएगी, ये इसी कारण ये क्वेश्चन बेस्ट है। और पता है यही सेम क्वेश्चन आपका RTP में भी दिया हुआ है, RTP या MTP में करंट ईयर की, क्योंकि सर बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन चलो बना लेते हैं। बनाने में तो ये एज सच बहुत सिंपल है सर। देखो कितने में बेचा भाई, ये खरीदा तो 150 में, ठीक है। बेचा कितने में? 2,500 डिबेंचर 175 में बेचा है, देख लेते हैं इसको क्या। हाँ सर, एक बार 2,500 डिबेंचर बेचा, एक बार 7,500 डिबेंचर बेचा सर, सेल किया है सर, ठीक है। सेल कितने में किया सर? 175 एंड 155 सर, 175 में बेचा है सर, 155 में बेचा है सर, माइनस एक्सपेंस अगर कुछ होगा तो, मेरे ख्याल से तो कुछ है नहीं, देख लेते बाकी आगे पढ़ लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज ड्यू ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर ऑफ द एवरी ईयर, डिटरमाइन इज टैक्सेबल कैपिटल गेन बोला है सर, ठीक है। तो यहाँ पर सर एक्सपेंस तो कुछ है नहीं, नेट सेल कंसिडरेशन में भी यही आएगा,
नेट सेल कंसिडरेशन माइनस करोगे सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 150 150 ये 25 और ये 5 एंड मैं इसको रेड कलर से इसलिए लिखूंगा, रेड नहीं लिखना चाहिए, ग्रीन कलर से लिखना चाहिए, ये अमेंडमेंट है सर। ये 5 ये है हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बस यही डिफरेंस है, यही सबसे बड़ा डिफरेंस है इस क्वेश्चन का कि सर ये वाला जो है 7500 वाला ये 23 जुलाई 2024 के बाद ट्रांसफर हो रहा है, आफ्टर 23 जुलाई 2024 के बाद ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए ये शॉर्ट टर्म है। बहुत इंपॉर्टेंट है, देख के जाना जरूर सर, एग्जाम में गलती होने के बहुत स्कोप है एंड बिलीव मी आरटीपी एमटीपी में भी यही क्वेश्चन है, सेम यही क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का कुछ तो अच्छा रिलेवेंस होगा सर। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17th, देखो क्या बोल रहा है, पहले नीचे क्वेश्चन आके पढ़ो। व्हाट विल बी द टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, एंड इन विच असेसमेंट ईयर इट वुड बी टैक्सेबल। ठीक है, ये तो सेकंड वाला केस हो गया। पहले तो ये बोल रहा है सर कंप्यूट द कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26, तो आपको कैपिटल गेन निकालना है और टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा वो तो देख लेंगे सर। मिस्टर सेल्वन acquired a residential house in January 2002 for 10 lakh and made some improvement by way of additional construction to the house, incurring an expenditure of 2 lakh in the October 2004. Okay, please amendment है सर 23 जुलाई 2024 के पहले घर खरीदा है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी दी हुई है 2 लाख रुपए। ठीक है, ही सोल्ड द हाउस प्रॉपर्टी इन, भैया 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 कब बेचा, अक्टूबर 2024 को बेचा है सर वो, और कितने में बेचा है सर 75 लाख में बेचा है, आराम से खरीदा है 23 जुलाई 2024 के पहले, बेचा है 23 जुलाई 2024 के बाद। तो सर इस क्वेश्चन में हमारे पास ऑप्शन है, हम इंडिविजुअल है, रेसिडेंट है, हमारे पास ऑप्शन है सर, हम चाहे तो सर इंडेक्सेशन के बेनिफिट के साथ भी चल सकते हैं, विदाउट इंडेक्सेशन के बेनिफिट के साथ भी चल सकते हैं। अब एक खास बात मैं आपको सिखाना चाहता हूं, ध्यान दोगे तो इस क्वेश्चन में आपको सीआईआई नहीं दिया है। जब कभी क्वेश्चन में अगर आपको सीआईआई नहीं दे रहा है, मतलब वो सर आपको बोल रहा है कि ये आदमी इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं लेना चाहता, नहीं लेना चाहता, तो एग्जाम में बैठ के जबरदस्ती ये मत सोचना कि मुझे इंडेक्सेशन चाहिए इसमें। हो सकता है सर इंडेक्सेशन से कैपिटल गेन कम है, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर वो सीआईआई नहीं दे रहा है मतलब वो आपसे चाह रहा है कि ये सोचो कि ये विदाउट इंडेक्सेशन काम करना चाहता है, तो आप जबरदस्ती एग्जाम में कोचकोगे थोड़ी सर, आप जबरदस्ती थोड़ी कोचकोगे। हाँ, आपको अपनी स्मार्टनेस दिखाना है, आप एक नोट डालो, नोट में ये लिख के आ जाओ कि सर as the individual has acquired the asset before 23rd of July 2024 and he is transferring the asset on and after 23rd July 2024, therefore he has the benefit of indexation as well as he can claim without indexation। आप लिख के आ जाओ ना नोट में कि भैया हम पढ़ के आए हैं, हमें पता है, पर करना नहीं है क्वेश्चन में। अब ऐसा देखा जाए तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि बिना इंडेक्सेशन के तो 75 लाख। अच्छा, हमें कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स बोला है, टैक्स निकालने नहीं बोला, टैक्स निकालने बोलता सीआईआई देता तो मेहनत हो जाती इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन डेफिनेटली 6 से 8 मार्क्स का बन सकता है, आराम से बन सकता है। मैं इसमें सीआईआई डाल देता हूँ, टैक्स आपको कैपिटल गेन टैक्स निकालने बोल देता हूँ, आपको करना पड़ेगा, फिर आपको 12.5 भी करना पड़ेगा और 20% के हिसाब से दोनों निकाल के मेरे को कंपेयर करके बताना पड़ेगा विच इज मोर बेनिफिशियल फॉर द एसएससी। मेरे हिसाब से अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये, बेहतरीन क्वेश्चन है सर ये, विश्वास करो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो सर 75 लाख, अभी तो ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा सर, 75 लाख माइनस 10 लाख माइनस 2 लाख, तो ये कितना हो जाएगा सर 75 लाख माइनस 10 लाख माइनस 2 लाख, ये आ जाएगा 63 लाख, यहाँ लिख लेते इसको, ये आपका आ जाएगा 63 लाख। ठीक है, कैपिटल गेन एंड द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी वाज अडॉप्टेड एज, अच्छा आगे भी दिया हुआ है 88 लाख बाय द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन अथॉरिटी फॉर द रजिस्ट्री पर्पस। ओ माय गॉड, अब तो आप ये 75 भी नहीं ले सकते। ओहो, क्वेश्चन में खास बात, सर 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 हम सीख के आए थे सर, आपने एक बात सिखाई थी सर, सेल कंसिडरेशन लिखो, 10% ऐड करो, सेल कंसिडरेशन लिखो इसको 10% ऐड करो, ठीक है, और चेक करो सर सेल कंसिडरेशन हमारा है 65 लाख है ना, नहीं 75 लाख सर, 75 लाख प्लस 10% किया
तो कितना आ जाएगा सर? ये आ रहा है सर 82,50,000। ठीक है, अब क्या करो, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लिखो सर। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 88 लाख। सर क्या ये इसके बीच में फॉल कर रही है? नहीं सर, हमारी तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा है, हमारा सेल कंसिडरेशन यही हो जाएगा सर। यही तो खास बात है, हमारा सेल कंसिडरेशन क्या हो जाएगा? 88 लाख। तो सर 88 लाख सेल कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सर 10 लाख, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट सर 2 लाख, है ना? ये 10 लाख, ये 2 लाख, 12 लाख माइनस कर देंगे सर। 12 लाख माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 76 लाख। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ती है कहानी। देखो, he acquired a residential house in January 2024 for 25 लाख। घर बेचा, घर खरीदा, सेक्शन 54 पिक्चर में आया। और सेक्शन 54 ने बोला था सर ट्रांसफर करने के 1 साल पहले, 1 साल बाद, दो ट्रांसफर करने के 2 साल के अंदर और ट्रांसफर करने के 3 साल के अंदर आपको परचेज या कंस्ट्रक्ट कर लेना है सर। तो इसने तो परचेज कर लिया सर, कोई बात नहीं। अक्टूबर में ट्रांसफर किया तो क्या हुआ, पहले परचेज कर लिया, चलेगा चलेगा। तो 25 लाख ये हम क्लेम कर लेंगे सर 54 में। ठीक है, 54 में 25 लाख क्लेम कर लेंगे सर। चेक एग्जेम्पशन। अच्छा, एक खास बात और है, ध्यान दो सर, इस क्वेश्चन में बहुत अच्छी अच्छी बात है सर, ध्यान दो। ये लॉन्ग टर्म है, समझ आ रही है कहानी? लॉन्ग टर्म है, और लॉन्ग टर्म आपको नए वाले रूल से देखना है सर, क्योंकि ये ट्रांसफर किया है सर 23 जुलाई 2024 के बाद, और उस केस में सर हमें 24 मंथ देखना है। वैसे तो इस क्वेश्चन में अलग से दिख रहा है सर 2002 की प्रॉपर्टी 24 में बेच रहे हैं तो लॉन्ग टर्म ही होगा, बट मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें समझा रहा हूँ सर। सिर्फ क्वेश्चन बनाना पर्पस नहीं है, छोटी बातें सीखना पर्पस है। एग्जाम में मेरे को क्या पता किस छोटे से पॉइंट से आपको घुमा देगा सर। आगे देखो, he deposited 20 lakh in a capital gain bond issued by the NHAI in June 2025। oh my god, घर बेचा था अक्टूबर में, इन्वेस्ट किया जून में। हमने बोला था सर ट्रांसफर के 6 मंथ्स के अंदर अगर इन्वेस्ट कर देता है तो 54 ईसी क्लेम कर सकता है, बट ये 6 मंथ्स के अंदर नहीं कर रहा है सर, तो गड़बड़ है। अगर 6 मंथ्स के अंदर नहीं कर रहा है तो सर ये तो 54 ईसी नहीं मिलेगा मेरे को। ठीक है, तो हमसे तो कैपिटल गेन पूछा था, लो भाई 25 माइनस कर लो तो ये आ जाएगा कैपिटल गेन आपका 51 लाख। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल वाला, जो आपको टैक्सेबल वाला चाहिए था, 51 लाख। समझ आई कहानी? आगे देखो क्या बोला है, what would be the tax consequences and which assessment year it would be taxable if the house property is acquired in January 2024 is sold for 40 lakh in December 2025। ए भैया 54 बोलता है कि जो आपने नया घर लिया उसका लॉक इन पीरियड है 3 साल, आप 3 साल के पहले बेच नहीं सकते। बेच दिया भाई ने, जनवरी में लेके दिसंबर में बेच दिया सर, 2 साल में बेच दिया, तो जो कैपिटल गेन आपका एग्जेम्प्ट हुआ था पहले, मतलब हमने 25 लाख एग्जेम्पशन क्लेम करी थी सर, नए घर की वैल्यू सर 25 लाख थी, आपने एग्जेम्पशन कितने का क्लेम कर लिया? 25 लाख का, तो नए घर की वैल्यू कितनी हो गई? नील। तो सर ये पूरा का पूरा 40 लाख जो है पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। ये प्यारी बात है, बहुत सारे लोग ये गड़बड़ करके आते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, देखो देखो इधर ध्यान दो, जितने का नया घर था लेस जितनी मैंने एग्जेम्पशन क्लेम करी है, उसके बाद जो बचेगा वो नए घर की कॉस्ट बचती है। ये इसमें कई सारे लोगों को कंफ्यूजन है, जितने का नया घर था लेस जितने की मैंने एग्जेम्पशन क्लेम करी थी, उसके बाद जो वैल्यू बची वो मेरे घर की वैल्यू बचती है सर। और यहां पर तो चलो नील हो गई, अगर नील नहीं होती तो इस 40 लाख में से उसको रिड्यूस करता मैं। आई बात समझ? क्लियर हुआ सर? बैठा दिमाग में? अच्छा क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, बहुत सारी जगह है जहां पर एक स्टूडेंट गलती कर सकता है, बहुत सारी जगह है, बहुत सारी जगह। ठीक है, चलो ध्यान देते हैं, अगला नेक्स्ट बढ़ते हैं कैपिटल गेन का नेक्स्ट क्वेश्चन। आओ 18 नंबर का देखो। मिस्टर राजन प्रोवाइड यू द फॉलोइंग डिटेल विद रिगार्ड टू द सेल ऑफ सर्टेन सिक्योरिटी बाय हिम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 24-25। ठीक है भाई, देखो sold 10,000 shares of A Limited on 5/8/2024 at 650 rupees per share। A Limited is a listed company। Okay, ठीक है। The shares were acquired by Mr. Rajan on 5/4/2017। सर 31 जनवरी 2018 के पहले परचेस किया, ट्रांसफर बाद में किया, लिस्टेड भी है सर। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने में मेहनत करना पड़ेगा, इंडेक्सेशन नहीं होता सर, इंडेक्सेशन तो नहीं होता, बट कॉस्ट निकालने में मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, STT was paid both at the time of acquisition as well as the time of transfer of such shares which was effected through a recognized stock exchange।
31st January 2018 द शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड वेयर ट्रेडेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। आपसे पूछ रहा है सर फेयर मार्केट वैल्यू कौन सी वाली लोगे? याद रखना हाईएस्ट लेते हैं सर, फेयर मार्केट वैल्यू हाईएस्ट लेते हैं सर। ये ईसॉप नहीं है सर, ईसॉप वाले केस में आप जो फेयर मार्केट वैल्यू लेते हो वो एवरेज लेते हो, यहाँ हाईएस्ट लेते हो। बहुत गड़बड़ होती है लोगों से फेयर मार्केट वैल्यू को लेके, ठीक है। तो एक काम करें, कैपिटल गेन निकालते हैं, पेज ऐड करते हैं और कैपिटल गेन निकाल लेते हैं सर। तो भैया इसने बेचा है 10,000 शेयर्स, ठीक है, 10,000 शेयर्स बेचा सर। सेल किया है, सेल कितने में किया है सर? 650 में किया है सर। माइनस एक्सपेंस अगर कुछ होगा तो देख लेते हैं, एक्सपेंस का तो हमको नॉलेज नहीं है, नहीं एक्सपेंस कुछ है ही नहीं सर। तो एक्सपेंस डैश ये 650 मेरी नेट सेल कंसिडरेशन लेस कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इस पे मेहनत करना पड़ेगा सर। स्टेप वन क्या है हमारी? कॉस्ट, कॉस्ट कितनी थी सर? कॉस्ट ये 100 रुपए में खरीदा है सर, ठीक है भाई। स्टेप टू में ए लिखते थे अपन फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है? 300। सेल कंसिडरेशन कितना है? 650 सर। ध्यान दो, पहले तो ए और बी में दोनों में विच एवर इज लोअर होता है सर, तो लोअर कितना आ गया? 300। इसको कंपेयर करते सर 100 से, स्टेप वन वाली कॉस्ट से, दोनों में विच एवर इज हायर, तो हायर कितना हो गया सर? 300। तो आपकी कॉस्ट कितनी आ गई? 300। तो 350 के हिसाब से आपका कैपिटल गेन आएगा। समझ आया? बेटा दिमाग में, यही तो सीखने वाली बात थी इसमें, और क्या है? और कुछ नहीं है सर, यही सीखने वाली बात थी, यही इंपॉर्टेंट था सर, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा। आगे बढ़ते, नेक्स्ट पॉइंट देखो। सोल्ड 1000 शेयर्स ऑफ बी म्यूचुअल फंड ऑन 28/2024 at the rate of 50 rupees per unit. बी म्यूचुअल फंड इज एन इक्विटी ओरिएंटेड फंड। ओहो, इसके लिए भी कॉस्ट के लिए लड़ना पड़ेगा। इक्विटी ओरिएंटेड फंड, दिस यूनिट्स वर एक्वायर्ड बाय मिस्टर राजन ऑन 15/4/2017। फिर पहले एक्वायर किया, ट्रांसफर बाद में किया। 31 जनवरी 2018 की सर आपको नेट एसेट वैल्यू दी हुई है 55। कर लेते हैं सर। अब यहाँ पर लिखेंगे 1000 शेयर्स नहीं है सर, ये म्यूचुअल फंड है, वो भी इक्विटी ओरिएंटेड वाला, इक्विटी ओरिएंटेड वाला। तो सर कितने में बेचा भैया? बेचा है भैया ने 50 में। एक्सपेंस तो कुछ है नहीं, तो 50 ही आएगा सर। कॉस्ट निकालने के लिए मेहनत है सर। स्टेप वन में कितने में खरीदा है? ये खरीदा 10 रुपए में है सर, ठीक है, खरीदा 10 में है, खरीदा 10 में है। स्टेप टू के हिसाब से सर बेच कितने मेरा है? फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है सर? फेयर मार्केट वैल्यू 55 है। ये ए है, नहीं ये ए नहीं है, स्टेप वन है ना, स्टेप वन है ये स्टेप वन है, ये टू का ए है और ये बी है। बी में सर इसने बेचा कितने में है? बेचा 50 में। तो वही बात सर, पहले तो इन दोनों में विच एवर इज लोअर, लोअर कितना आ जाएगा सर? लोअर आ जाएगा आपका 50। इसको कंपेयर करोगे 10 से, दोनों में विच एवर इज हायर, हायर कितना हो जाएगा? 50। समझ आया बेटा दिमाग में? तो इस केस में सर इसमें तो कैपिटल गेन आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। क्लियर हुआ ये सेकंड वाला? आओ नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट आपको बोल रहा है सर सोल्ड 100 शेयर्स ऑफ सी लिमिटेड on 25/4/2024 at 250 rupees per share. C Limited is an unlisted company. ओ सर ये अनलिस्टेड कंपनी है और सर ये ट्रांसफर हो रहा है सर 23 जुलाई 2024 के पहले। अनलिस्टेड कंपनी है सर, तो अनलिस्टेड कंपनी के केस में क्या अपन इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले सकते हैं? हाँ सर ले सकते हैं, क्योंकि पहले ट्रांसफर हो रहा है। This shares were acquired by the company as a bonus share. लो भाई, कंपनी को एज अ बोनस शेयर मिला था सर ऑन 39/1997। फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001 इज 50 रुपीज, ठीक है। तो सर 1/4/2001 को जो फेयर मार्केट वैल्यू है, क्या यही मेरी कॉस्ट हो जाएगी? यस, कॉस्ट तो मेरी यही हो जाएगी सर, पर इसमें मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ इसको अलग से लिख लेते हैं। ये है भैया अनलिस्टेड शेयर्स, ठीक है। और अनलिस्टेड शेयर्स कितने हैं सर? अनलिस्टेड शेयर्स है 100 शेयर्स, 100 शेयर्स। सर सेल कंसिडरेशन कितने में बेचा? 250। सर एक्सपेंस तो कुछ दिख ही नहीं रहा है सर,
तो एक्सपेंस डैश कर दो तो ये 250 आ जाएगा, माइनस सर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सर अनलिस्टेड है ना सर, अनलिस्टेड में इंडेक्स कॉस्ट होता है सर, तो ये कितने में हो जाएगी इंडेक्सेशन इसकी, इसकी इंडेक्सेशन होगी 50, ठीक है, 50 रुपीज पर शेयर, कितने शेयर्स थे 100 इनटू करंट ईयर का CII 363 डिवाइडेड बाय कब खरीदा भैया 2001 का CII चाहिए तो डिवाइड बाय 100, तो ये कर लो ये कितना आ रहा है, अगर इंटू 100 करेंगे तो फिर हर जगह 100 करना पड़ेगा, इंटू 100 मत करो, अपन तो 100 खेल ही नहीं रहे ना, 50 इंटू 363 डिवाइडेड बाय 100 181.50, तो हमारा कैपिटल गेन कितना आ जाएगा, माइनस कर लो इसको 250 से सर 68.5, ये हमारा कैपिटल गेन आ जाएगा सर, वो तो लॉन्ग टर्म ही है सर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही है सर, ये समझ आया कैसे हुआ। तो आपको क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स अंडर दैट कैपिटल गेन एंड आल्सो कैलकुलेट द टैक्स ऑन सच कैपिटल गेन, ओ ओ ओ हमें तो टैक्स भी निकालना है, assuming that the other income of Mr. Rajan exceed the maximum amount not chargeable to tax, अच्छा हुआ ये बोल दिया, अच्छा हुआ ये बोल दिया, नहीं तो सर सेक्शन 112A में मैं सर इंडिविजुअल के लिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का बेनिफिट ले लेता, अच्छा हुआ ये बोल दिया, ठीक है, नॉट चार्जेबल टू टैक्स एंड ये शिफ्टेड आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, मतलब नॉर्मल स्कीम में चलना चाहता है ये, तो देखो टैक्स कैसे निकालते हैं अब इधर ध्यान देना, पूरा ध्यान मेरे तरफ देना। सर हमारा कैपिटल गेन कितना आया था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सर ये 112A वाला है सर, 350 इंटू 10,000 शेयर्स, तो सर 350 इंटू 10,000 शेयर्स, सर ये 35 लाख आएगा। अब 112A में आपको याद होगा सर, सर 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 हमारी एग्जेम्पशन बढ़ गई है, अमेंडमेंट हुआ है सर, 1.25 लाख की एग्जेम्पशन है सर, और उसके ऊपर में टैक्सेबिलिटी है सर, अच्छा टैक्सेबिलिटी कितने रेट से 12.5, याद रखना नया रेट है, 35 लाख माइनस 1,25,000 यार है सर 33.75 लाख, इसका 12.5%, इसका 12.5% सर ये आ रहा है 421,875, इतना टैक्स आएगा 112A का, यहाँ तो नील था, यहाँ तो कोई मेहनत ही नहीं है सर, ठीक है, तो मैं सर्कल कर लेता हूँ रेड कलर से, ये टैक्स है हमारा, ठीक है, और सर ये भी तो निकाले हैं सर, ये है 68.5 कितने शेयर्स का 100 शेयर्स का, तो मल्टीप्लाई कर लो 68 अरे यार 0.5 इंटू 100 शेयर्स, ये आ जाएगा सर 6850, इतने का आ जाएगा सर। अब इस पे कितना परसेंट टैक्स है सर 20%, याद है ना अनलिस्टेड है सर, ये देखो, और पहले भी ट्रांसफर हुआ है सर, तो 20% है, तो इसका 20% ये आ रहा है सर 1370, समझ आया, ये हमारा टैक्स है सर, क्लियर हुआ सबको, अच्छा था मेरे हिसाब से ये वाला टैक्स निकालना ज्यादा जरूरी था, 112A वाला, इसमें गड़बड़ कर सकता है इंसान, बाकी उसमें गड़बड़ नहीं होगा। डेट, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कैपिटल गेन में डेट्स को अच्छे से ध्यान देना, डेट का बहुत रिलेवेंस है, बहुत ज्यादा रिलेवेंस है सर डेट का, 23 जुलाई तो आप अपने बर्थडे से ज्यादा याद रख लो, क्योंकि बर्थडे की डेट भूल भी जाओ चल जाएगा, 23 जुलाई को बस एग्जाम में नहीं भूल सकते। आई होप समझ आया होगा, कैपिटल गेन का ये वाला क्वेश्चन खत्म हुआ। अब यहाँ पर इस वीडियो में अपन कैपिटल गेन तक रुकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में IUS करेंगे, क्लबिंग करेंगे, सेट ऑन सेट ऑफ करेंगे, ये 3 को एक साथ करते हैं सर, ठीक है, चलो लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, ठीक है, थैंक यू।